हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं आरसीसी ड्राइंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। पार्ट 1 में लेके आया हूँ। तो आरसीसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आरसीसी होता क्या एक्चुअली में। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। तो आरसीसी हमारा 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, रेनफोर्स्ड, सीमेंट और कॉन्क्रीट। अब रेनफोर्स्ड की बात करें तो रेनफोर्स्ड में हम लोग स्टील यूज़ करते हैं। जो मटेरियल हमारा यूज़ होता है वो स्टील होता है। और सीमेंट की बात करें तो आपको पता है सीमेंट क्या है, बाइंडर मटेरियल है। और अब बात करते हैं कंक्रीट की। तो कंक्रीट के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, जो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बेयर करता है। स्टील क्या करता है, टेंशन को बेयर करता है। और इन दोनों को जोड़ने का काम हमारा सीमेंट करता है, इसलिए सीमेंट को हम लोग एज अ बाइंडर यूज़ करते हैं। तो आरसीसी के अंदर बेसिक 3 चीज़ें हैं, रेनफोर्स्ड, सीमेंट, कंक्रीट। अब रेनफोर्स्ड में हम लोग स्टील यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, टेंशन को बेयर करता है। और जो सीमेंट होता है वो एज अ बाइंडर काम करता है। और कंक्रीट के अंदर क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बेयरिंग कैपेसिटी होती है, जो क्या करता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बेयर कर लेता है। अब बात करते हैं तो इसके अंदर स्टील की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको सीमेंट की आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बीएमसी के अंदर पूरी डिटेलिंग आपको सीमेंट की बीएमसी के अंदर आप पढ़ के आए हैं। कंक्रीट की बात करें, ये भी आप बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर आप पढ़ के आए हैं। तो इन सब के बारे में एक बेसिक जो भी कर्व्स वगैरह हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो थोड़े बहुत इसके अंदर होते हैं। अब आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन के अंदर आता है वो आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो पहली बात करते हैं कि स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एंड स्ट्रेन ऑफ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है वो बनता है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। जी हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की। कंक्रीट के केस में जो हमारा कर्व बनता है वो बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। अब रही बात जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो डायग्राम बनता है वो हमारा बनता है रेक्टेंगुलर पैराबोला। यानी कुछ लिमिट तक वो क्या होता है, कुछ लिमिट तक पैराबोला जाता है, उसके बाद वो रेक्टेंगल हो जाता है। कुछ लिमिट तक वो पैराबोला जाएगा, उसके बाद वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब कुछ लिमिट्स होते हैं, उस लिमिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछता है। तो वो लिमिट्स क्या होती हैं, उस लिमिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेन की वैल्यू हमारी 0.002 तक जाएगी। वहाँ तक हमारा जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। उसके बाद किस लिमिट तक वो रेक्टेंगल होता है, वो होता है 0.0035। इस वैल्यू तक पहुँच के वो क्या होता है, पैराबोला रहता है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर जो भी आएगा वो पूछेगा कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो क्या होता है। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला। रेक्टेंगुलर पैराबोला, ये रहा आपका रेक्टेंगल वाला पार्ट और इधर ये रहा आपका पैराबोला वाला पार्ट। तो पैराबोला हमारा जो स्ट्रेन जाता है वो जाता है 0.002 और जो रेक्टेंगल होता है उसकी लिमिट होती है 0.0035। तो अब बात करते हैं कि हमारी जो स्टील होती है, स्टील के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्टील हमारा क्या करता है, टेंशन को बेयर करता है। तो इसलिए आपको स्टील के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब स्टील की जो बात करेंगे तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूनिट मास ऑफ स्टील क्या होता है। यूनिट मास ऑफ स्टील की बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है आपका 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये रही यूनिट मास की बात स्टील की। अगली बात करते हैं जो स्टील की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ये कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर
पूछा जाएगा, जैसे पूछेगा कि यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू हो सकता हो यूनिट्स इसके चेंज हो सकता हो सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है, वो आप यूनिट चेंज कर लीजिएगा, लेकिन 7850 होता है। अब अगली बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यानी हमको पता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की जो बात करेंगे वो होती है आपकी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, तो वो होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब रही इसकी बात, अब पॉइजन रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है कि हाँ बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका, उतना चीज़ पढ़िए जो क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आने वाला है। तो पॉइजन रेशियो की बात करें, पॉइजन रेशियो की बात करें तो होता है स्टील के लिए 0.03, ये होता है क्या, पॉइजन रेशियो। अब अगली बात कर लेते हैं, बस यूनिट मास ऑफ स्टील हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो गया, पॉइजन रेशियो हो गया, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर और भी पूछ लेता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग जान गए, अब मॉडुलस ऑफ रप्चर के बारे में आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करें स्टील के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। मैंने आपको दोनों इलास्टिसिटी की वैल्यू और रप्चर की वैल्यू दोनों यूनिट हमने सेम रखी है, न्यूटन पर mm²। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या कुछ भी आएगा तो वो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, लेकिन वैल्यू एक अप्रॉक्स आपको याद होनी चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ होती है, पॉइजन रेशियो 0.3 होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करें 0.769 × 10⁵ होता है। अब याद करने का तरीका 10⁵ इन दोनों में सेम होता है, इलास्टिसिटी में भी और मॉडुलस ऑफ रप्चर में भी, सिर्फ वैल्यू आगे की चेंज होती है, उसको याद रखिएगा। ये रहा कुछ स्टील के बारे में। अब एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछता है, क्योंकि ये बेसिक होता है और हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर डेफिनेटली आपको हर एक पेपर में, हर एक स्टेट जेईई में या कोई भी एग्जाम हो या नॉर्मली आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो, तो हर जगह इस क्वेश्चन को जरूर डाला जाता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये जरूर डाला जाएगा। देखिए क्वेश्चन होता क्या है कि हमारा जो स्टील होता है और दूसरा आपका होता है कंक्रीट। अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग बाइंड किससे करते हैं, सीमेंट से, ठीक है, ये भी सही है। तो हम स्टील क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज स्टील इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ स्टील यूज क्यों करते हैं, हो सकता है हम अदर मटेरियल भी यूज कर सकते थे, उससे भी। इसका रीजन यही है, एक वर्ड होता है जिसको आपको पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये क्या चीज होती है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, देखिए होता क्या है, जब ठंडी आती है तो होता क्या, मटेरियल सिकुड़ने लगता है। जब ठंडी आती है तो मटेरियल सिकुड़ने लगता है। जैसे कि हम अपनी ही बात कर लें कि जब हमें ठंडी लगेगी तो हम क्या करेंगे, सिकुड़ने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा हम सिकुड़ेंगे तो हमारे अंदर हीट जनरेट होगी। तो सिकुड़ने से क्या होता है, तो जब मटेरियल के अंदर भी वही प्रॉपर्टी होती है, सेम जैसे हम लोग के अंदर होती है वैसे ही मटेरियल के अंदर होती है। मटेरियल के अंदर क्या होता है कि जब ठंडी आती है तो मटेरियल सिकुड़ने लगता है, और जब वही गर्मी आती है तो आदमी हम ही लोग हैं फैलने लगते हैं। तो उसी तरीके से स्टील भी क्या होता है, फैलने लगता है। तो जो प्रॉपर्टी स्टील के अंदर है वही प्रॉपर्टी कंक्रीट के अंदर है, कि ठंडियों के अंदर ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा दोनों, और गर्मियों के अंदर क्या होगा, ये फैलेगा। तो उसी की बात करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जिससे या एक्सपेंड होता है या उससे कम होता है। अब बात कर लेते हैं अगली बात कर लेते हैं इसमें। तो स्टील और कंक्रीट के लिए बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो इसकी एक वैल्यू होती क्या कि इन दोनों की, स्टील इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि स्टील और कंक्रीट की जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होती है वो वैल्यू अप्रॉक्स सेम होती है।
वो होती है, ये वैल्यू हमेशा पूछी जाएगी क्योंकि ये बेसिक होता है सिविल इंजीनियर का। 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये वैल्यू स्टील के लिए भी सेम होगी, ये वैल्यू कंक्रीट के लिए भी सेम होगी। अप्रॉक्स वैल्यू यही होती है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, मान लीजिए स्टील है, ये जब ठंडी आई तो ये 5 mm सिकुड़ा, ठीक। जब कंक्रीट क्या हुआ, जब ठंडी आई, ठंडी के सीजन में ठंडी आई तो उस समय जब सिकुड़ा ये 5 mm सिकुड़ा, तो ये भी जो कंक्रीट होगा ये भी अप्रॉक्स 4.99 mm सिकुड़ेगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए एक मटेरियल कोई है, जैसे 2 मटेरियल आपस में जुड़ा हुआ है, अब ये मान लीजिए इतना सिकुड़ा तो ये भी अप्रॉक्स इतना सिकुड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में जो होगा बाइंडिंग वो एक तरीके की क्या होगी, इक्वल रहेगी। अब अदरवाइज अगर देखो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील की जगह दूसरा कुछ यूज कर लें तो होगा क्या कि मान लीजिए कंक्रीट इतना सिकुड़ा और ठंडी आई तो ये हो सकता हो ना सिकुड़े, हो सकता हो ये इतना सिकुड़ जाए। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का बहुत ही ज़्यादा इक्वल होना ही इन दोनों के लिए स्टील इसीलिए कंक्रीट के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो अप्रॉक्स बराबर होता है, ठीक। ये था आपका बेसिक। चलिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें। अब कुछ अदर टर्म्स की बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लें, वो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की बात करें तो उसकी भी इलास्टिसिटी होती है। जैसे कि स्टील की इलास्टिसिटी कितनी थी, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील थी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। बट कंक्रीट की कोई भी इलास्टिसिटी वैल्यू डायरेक्ट नहीं होती है, इसके लिए फार्मूला होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं EC से। EC का फार्मूला होता है 5000 रूट में FCK। अब यहाँ पे जो FCK है ये होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की। आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो होती क्या है, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि EC बराबर होता है आपका 5000 रूट में FCK। ये होता है इलास्टिसिटी निकालने का एक फार्मूला कंक्रीट का। और इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आपको पता है डायरेक्टली कि 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। अब अगली बात करें, अगला टर्म है आपका, जो इंपॉर्टेंट टर्म अगला है वो है मॉडुलर रेशियो। वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वही टर्म पढ़ाऊंगा जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम कोई भी होगा क्लियर होगा आपका। मॉडुलर रेशियो की बात करें, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m से। m इक्वल्स टू होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ES डिवाइडेड बाई EC। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो होता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पे हमको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आपको पता चल गया है, फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था आपको 5000 रूट में FCK। ये फार्मूला आपका होता है मॉडुलर रेशियो का। इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पता है आपको 5000 √ FCK। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आपको पता है 2 × 10⁵ होगा। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, मॉडुलर रेशियो। अब देखिए इसके अंदर आपको पता होना चाहिए दो वैल्यू होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपका है फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब हुआ कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वैल्यू जो होती है वो होती है, ये उसका जो फार्मूला होता है ये होता है। अब अगला फार्मूला देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए फॉर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ES की जो वैल्यू होती है 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय EC का फार्मूला हमको पता है 5000 रूट में FCK। इसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाती है, इसके अंदर वैल्यू ऐड होती है मल्टीप्लाई में 1 + θ।
वेयर थीटा क्या है, ये फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बात हो रही है। अब थीटा यहां पे क्या है, थीटा इज अ क्रीप कॉफिशिएंट, क्रीप कॉफिशिएंट। अब ये क्रीप कॉफिशिएंट क्या होता है, ये डिपेंड करता है एज ऑफ लोडिंग पे। एज ऑफ लोडिंग मीन्स ये होता है कि आप कितने दिन बाद उसके ऊपर कितना लोड अप्लाई करते हैं। मान लीजिए 7 डेज तक कितना लोड आया, फिर 28 डेज पे कितना लोड आया, फिर 1 ईयर पे कितना लोड आया, तो ये पता चलता है। ये देखिए आप निकालने होंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, अब ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। कंक्रीट की निकलती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो वो निकाली जाती है 7 डेज पे, 28 डेज पे, 1 ईयर पे। ये सीमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे कि आफ्टर 7 डेज इतनी स्ट्रेंथ आएगी, 28 डेज पे इतनी स्ट्रेंथ आएगी, 1 ईयर पे इतनी स्ट्रेंथ आएगी। ये सारी चीजें आप सीमेंट में पढ़े होंगे। तो उसी तरीके से डिपेंड करता है एज ऑफ लोडिंग पे, यानी 7 डेज पे कितना होगा, 28 डेज पे कितना होगा, 1 ईयर पे क्रीप ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी। तो एक टेबल आपको याद रखना है, एक टेबल ये है आपका कि इधर आपका रहेगा एज ऑफ लोडिंग, ये डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है, एज ऑफ लोडिंग, और इधर रहेगा क्रीप कोएफिशिएंट जिसको हमने थीटा से नोट किया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए एज ऑफ लोडिंग की बात करें तो 7 डेज पे कितनी होगी, 28 डेज पे कितनी होगी, एंड 1 ईयर पे कितनी होगी। ये 3 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये हो सकता है डायरेक्ट पूछे, हो सकता है इसके अंदर रख के आपको निकालना पड़े। तो जो 7 डेज पे होती है वो होती है आपकी 2.22। अब ये एज के हिसाब से घटती जाती है, यानी जितने डेज बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू घटती जाती है। तो 28 डेज पे हो जाएगा ये 1.6, यानी अप्रॉक्स 4 के अप्रॉक्स ये वैल्यू घटती है। 1 ईयर पे कितना होता है 1.1, यानी पहले क्या हो जाएगा 2.22, 28 डेज पे 1.6 एंड 1 ईयर पे 1.1। तो बच्चों आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो ज़्यादा तेज़ ना मतलब स्लो लग रहा हो आपको तो आप स्पीड को बढ़ा के देख लीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाला जो वीडियो होगा वो आपको दिखाई देगा। नोटिफिकेशन की बटन को आप ज़रूर दबाइएगा जिसको बेल आइकन बोलते हैं।